अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो है एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सबसे पहले कि जो लॉ गेट है उसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 25 नवंबर 2024 और जो टेंटेटिव डेट है, एक्सपेक्टेड ये टेंटेटिव डेट है वो है 15 दिसंबर 2024 टेस्ट की। अब इसमें हो भी सकता है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर टेस्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि दिसंबर के सेकंड वीक यानी कि 15 दिसंबर को आपका टेस्ट हो। ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। अब आपने ये देखा कि प्रीवियसली 4 मंथ्स में लॉ गेट हेल्ड नहीं हुई और सडनली अनाउंस हो गई विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। अब जो लॉ गेट टेस्ट है, ये टेस्ट का पैटर्न क्या होगा? क्या पैटर्न चेंज हो रहा है? अक्सर स्टूडेंट्स का भी मैसेजेस आ रहे थे कि सर क्या पैटर्न चेंज हो रहा है लॉ गेट का, और क्या नेगेटिव मार्किंग वगैरह इसमें होगी या नहीं होगी। पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो हमारे पास लॉ गेट है, एचईसी का जो पैटर्न है, एचईसी का कंप्लीट पैटर्न है कॉपी पेस्ट पैटर्न। ठीक है। सेकेंडली मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमेशा की तरह इस बार भी जो आपका टेस्ट होगा 100 मार्क्स का टेस्ट होगा और 100 में से 50 मार्क्स आपने ऑब्टेन करने हैं। डेट मीन्स कि किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग ये होती है कि आपने 2 क्वेश्चन सही किए। कितने क्वेश्चन सही किए? 2 क्वेश्चन सही किए, तीसरा आपने गलत किया। अब आपके 1.5 सवाल सही है, आधा सवाल गलत हो गया। फिर आपने एक सही किया, फिर आपने एक गलत किया। जब एक गलत किया इट मीन्स के ऑटोमेटिकली जो टोटल नंबर्स थे क्वेश्चंस के, टोटल नंबर्स में से आपने 3 सही किए थे और एक गलत कर दिया, ये 2 गलत कर दिए। 5 में से 3 सही किए, 2 गलत कर दिए, तो इसका मकसद ये हुआ कि आपने 3 में से 2 सही किए, एक गलत कर दिया। इसको नेगेटिव मार्किंग कहते हैं, जो कॉन्सेप्ट अभी तक लॉ गेट में नहीं आया। अटेम्प्ट कितनी है इसकी? प्रीवियसली इसकी 5 अटेम्प्ट थी, अब इसको एक्सीड करके 7 अटेम्प्ट कर दिया है और अभी तक 7 अटेम्प्ट ही हैं। सवाल किस नेचर के आते हैं, सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ये सारा कुछ आज मैं डिस्कस करूँगा। और जो हमारी अपकमिंग क्लासेस हैं वो मंडे से डेट मीन्स के 11th 2024 से हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं। ठीक है। और हमारी क्लासेस का जो टाइम पीरियड या पैटर्न होगा वो क्या होगा? वो होगी, हमारी क्लास की टाइमिंग होगी 5 से लेकर 7 तक, और उसके बाद फिर हम आपको वेब जनरेटेड टेस्ट भी देंगे वीकली बेसिस पे। अब जैसे आप पूछ रहे थे कि सर टाइमिंग बढ़ा दें ये क्या? देखिए, आज हमारे पास डेट है 10 है, बिलफर्ज 10। अब अपकमिंग 20 डेज़ के अंदर हमने क्या करना है? हमने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स पढ़ना है। अभी मैं सीआरपीसी पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं क्यूएसओ पे आ जाऊँगा, इसके बाद फिर मैं सीपीसी पे आ जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं कहाँ पे आ जाऊँगा? फिर मैं आ जाऊँगा आपके जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करवा दूँगा, और फिर उसके बाद हम जो है एक बार फिर कॉन्स्टिट्यूशन या कोई और पढ़ लेंगे। लेकिन हमारी क्लास जो होगी, क्लास की ड्यूरेशन वो होगी 40 मिनट्स या 1 आवर। पहली तारीख जैसे ही आएगी तो हम क्या करते हैं? हम कन्वर्ट हो जाएंगे क्रैश कोर्स की तरफ। जैसे ही हम क्रैश कोर्स की तरफ कन्वर्ट होंगे तो कन्वर्ट होने के बाद हम डेली बेसिस पे एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जब हम डेली बेसिस पे एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसी दिन आपका सब्जेक्ट पढ़ाया जो जाएगा उसके अगले दिन उसका टेस्ट होगा। ठीक है, 10 दिन मुकम्मल हुए। फिर उसके बाद जब आपके आखिरी के 2 दिन बचेंगे तो 2 दिन के अंदर एक आपकी क्लास होगी 5 घंटे की, और उसका जो बिल्कुल आखिरी दिन होगा उस आखिरी दिन पे आपका टेस्ट लिया जाएगा वेब जनरेटेड, जो कि 100 मार्क्स का मॉक टेस्ट होगा। अब जो फिजिकल स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको क्या बेनिफिट है? उनको ये बेनिफिट होगा, जो आपने मुझे टेस्ट शेयर किए थे वो सारे के सारे टेस्ट आप प्रिंट करवाएंगे, आप भी प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, कीज़ को साइड पे रख के आप यहाँ पे आके मुझे टेस्ट देंगे लास्ट वीक के अंदर या लास्ट 10 डेज़ के अंदर। सही है। फिर वो टेस्ट से मैं इवेल्युएट करूँगा कि आप कितने मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। वर्बल टेस्ट से मैं इवेल्युएट करूँगा आप कितने मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, और हो सकता है मैं लास्टली जो मैंने स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया था उसी तरह मैं आपका भी एक वेब जनरेटेड टेस्ट या फिर एक जो है हार्ड फॉर्म में टेस्ट ले लें। इससे क्या होगा? इससे एक तो डिस्कशन से आपका कॉन्फिडेंट लेवल एनहांस होगा। सेकेंडली ये होगा कि आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसमें से जो जो सवाल बन सकते हैं वो सारे के सवाल आपके सामने होंगे। सही है।
अब इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप सबको पता ही है, क्यूएसओ है, पीपीसी है, सीपीसी है, लीगल एथिक्स है, सीआरपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लीडिंग केसेस है और इंटरनेशनल लॉ है और ज्यूरिस्प्रूडेंस है। सही है, ये इसके सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें जो सब्जेक्ट्स आपके मिसिंग है या जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े, वो सब्जेक्ट्स हम कोशिश करेंगे कि अपकमिंग वीक में एक एक क्लासेस में इसको कवर कर दें सीआरपीसी कंप्लीट होने के बाद। फिर हम किस पे आएंगे, फिर हम शॉर्ट टाइम देंगे मेजर सब्जेक्ट्स को। प्रीवियसली मैंने क्यूएसओ को कितना टाइम दिया था, 10-15 दिन दिए होंगे, 20 दिन दिए होंगे, लेकिन मैं अगली बार अब दोबारा क्यूएसओ पढ़ाऊंगा तो आपको मैं 3 से 4 दिन के अंदर पढ़ाऊंगा। 3 से 4 दिन के अंदर मैं आपको क्यूएसओ के वो आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। फिर सीपीसी में भी मैं ऐसे ही करूंगा कि 4 से 5 दिन के अंदर मैं आपको सीपीसी में वो पढ़ाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड है। इस तरीके से हम इस कोर्स को लेके चलेंगे आगे। अब आते हैं किसकी तरफ, हमारे पास जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की डेट ऑफ इनेक्टमेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। डेट ऑफ इनेक्टमेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट किसी भी लॉ की आपको याद होनी चाहिए। कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जिसका आप कहें कि डेट ऑफ इनेक्टमेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपने याद रखनी है। सेकेंडली, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई को ये जो है इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है। और सेकेंडली जब आप आएंगे सेक्शन नंबर 3 की तरफ, सीआरपीसी रिपील कब हुआ। देखें हमारे पास पीपीसी आता है कब, 1860 के अंदर। सीआरपीसी कब आता है, सीआरपीसी आता है कब, 1898 के अंदर। 38 साल कौन सा लॉ चला, आप बताएं। 38 ईयर्स कौन सा लॉ फॉलो हुआ इन 38 ईयर्स के अंदर। इस 38 ईयर्स के गैप को किसने ख़त्म किया, नहीं समझे, दोबारा समझो। सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ दोनों साथ चलते हैं। एफआईआर कटती है तो एफआईआर में ये लिखा हुआ होता है कि इस शख्स ने किडनैपिंग की है, रेप किया है, मर्डर किया है, व्हाट्सएवर। ऐसे ही है। 1860 में या 1861 में ये मर्डर करता है किसी भी शख्स का। अब जब ये शख्स मर्डर करता है किसी भी शख्स का, तो क्या मर्डर करने के बाद इसके ऊपर एफआईआर हो गई। एफआईआर होने के बाद पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है मजिस्ट्रेट के पास। अब मजिस्ट्रेट ट्रायल कैसे चलाएगा, मुझे बताएं। 1861 में तो सीआरपीसी मौजूद ही नहीं है। मैंने कहा 1898 में सीआरपीसी आया, तो 1861 में इस शख्स का ट्रायल कैसे चलाया जाएगा। इसका जवाब हमें देता है कौन, इसका जवाब हमें देता है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 को पढ़ें। सेक्शन 3 कहता है कि 1961 के अंदर सीआरपीसी आया, फिर 1972 के अंदर सीआरपीसी आया और फिर 1982 के अंदर सीआरपीसी आया। इट मीन्स के 38 सालों के अंदर, 38 ईयर्स के अंदर 3 बार प्रोसीजरल लॉ चेंज होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद तकरीबन कोई कितने साल हो गए, 1898 से लेके अभी तक कितने साल हो गए, 125 साल, 126 साल से ज़्यादा हो गए और अभी तक एक बार भी सीआरपीसी को चेंज नहीं किया गया, एक बार भी पीपीसी को चेंज नहीं किया गया। पीपीसी के अंदर आज भी हमें 50 रुपये की गाय मिलती है, अमेंडमेंट नहीं हुई। अच्छा आप ये देखें कि हमारे पास जो इंडिया है, इंडिया की लेजिस्लेचर ने अपना सीआरपीसी चेंज कर दिया, 1973 कर दिया। कभी भी इंडियन लेक्चर्स सीआरपीसी के सुनकर उनको फॉलो मत कीजिएगा, उनके सेक्शंस को फॉलो मत कीजिएगा। कॉन्सेप्ट सेम हो सकते हैं, चार्ज का कॉन्सेप्ट सेम हो सकता है, मैजिस्टेरियल ट्रायल का कॉन्सेप्ट सेम हो सकता है, लेकिन प्रोविजंस टोटली डिफरेंट है। क्लियर है? ऐसे नहीं कि वो सुनने लग जाएं। स्पेशल इफेक्ट के भी उनके मतलब लेक्चर मत सुनिएगा, क्योंकि उनके जब एयर्स चेंज होते हैं तो डेफिनेट सी बात है सेक्शंस के प्रोविजंस में भी डिफरेंस आ जाएगा। डेफिनेशंस में क्या आ जाता है, एडवोकेट जनरल, बेलेबल ऑफेंस, एडवोकेट जनरल, बेलेबल ऑफेंस, फिर क्या आ जाता है, चार्ज। चार्ज के बाद क्या आ जाता है, कंप्लेंट, कॉग्निजेबल ऑफेंस,
कंप्लेंट फिर क्या आ जाता है? कंप्लेंट भी हो गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हो गया, इंक्वायरी भी हो गया, इन्वेस्टिगेशन हाई कोर्ट हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, और क्या हो गया? जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और क्या हो गया? ठीक है, उसके अलावा पुलिस स्टेशन। अब इन सब को मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ही लाइन के अंदर समझा दूं, फिर उसके बाद हम इस बात पे आएंगे, इस पॉइंट पे आएंगे कि इनमें से क्वेश्चंस जनरेट कैसे होंगे। डेफिनेशंस में से एक या दो सवाल लाजमी आएंगे, डेफिनेशंस में से एक या दो सवाल लाजमी आएंगे, किस तरीके के आएंगे वो उस पर हम बाद में आते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, एडवोकेट जनरल कौन होगा? गवर्नमेंट एडवोकेट, गवर्नमेंट प्लीडर, जो एडवोकेट जनरल पूरे प्रोविंस का होता है उसको हम एडवोकेट जनरल कहते हैं। बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? बेलेबल केस क्या होता है? सेकंड शेड्यूल सीआरपीसी का जब हम ओपन करते हैं तो सेकंड शेड्यूल के अंदर हमें ये पता चलता है कि भाई सेकंड शेड्यूल के अंदर ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसके अंदर कॉग्निजेबल भी लिखा है, नॉन कॉग्निजेबल भी लिखा है एक लाइन के अंदर, फिर सेकंड लाइन रो के अंदर लिखा हुआ है बेलेबल, नॉन बेलेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, या फिर डिटो डिटो लिखा हुआ है। अब इस बेलेबल के आगे जब डिटो डिटो लिखा हुआ है, डेट मीन्स नीचे वाले सारे प्रोविजंस बेलेबल हैं, फिर उसके आगे नॉन बेलेबल लिखा हुआ है। उसके आगे फिर बात करता है किसकी? चार्ज की। चार्ज क्या है? बेलेबल का, बेलेबल मतलब बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी केस, any offense in which bail can be granted as a matter of right to an accused. Non-bailable offense means those offenses in which bail cannot be granted as a matter of right towards the accused, but bail may be granted in such circumstances of the case. सही है? अब जब बेलेबल ऑफेंस होता है, प्रैक्टिकल सिनेरियो अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया जाएगा सेक्शन 61 के तहत, उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेश किया जाएगा, तो मजिस्ट्रेट चाहे तो उसको पीसी से जेसी भी ना करे और डायरेक्ट बेल दे दे। क्या फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में ये होता है ना कि आप पीसी से जेसी करवाते हैं, जुडिशियल कस्टडी करवाते हैं, आप जुडिशियल कस्टडी भी ना करवाएं, आप उसकी बेल ले लें, बेल बॉन्ड जमा करवा दें। क्लियर है? चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज मीन्स एनी एलिगेशन विच हैज बीन मेड आउट टुवर्ड्स द अक्यूज। चार्ज का पूरा एक चैप्टर है, सेक्शन 222 से लेके 240 सीआरपीसी के अंदर पूरा का पूरा एक चैप्टर है चार्ज का। चार्ज किस तरीके से अलेज किया जाएगा, जॉइंडर ऑफ चार्ज कैसे होगा। एक शख्स है, वो क्या करता है, इस घर में घुसता है, इसका मर्डर करता है, मैं मुझसे स्नैचिंग करता है, लड़ता है मुझसे, और मुझे जो है इतलाफ़ सलाहियत वज़ू करके, यानी कि मेरा हाथ तोड़ के चला जाता है। ठीक है, यहाँ से बाहर निकलता है, फर्स्ट फ्लोर पे जाता है, फर्स्ट फ्लोर पे जाता है, अपने दोस्तों के साथ डकैती करता है, सोना वोना औरतों से छीन कर चला जाता है। फिर आगे जाता है दूसरी बिल्डिंग में, वहाँ जाके चोरी करता है। अब ये बताएं कि क्या उस पर एफआईआर एक कटेगी? एक कटेगी? बड़े अफसोस की बात है। मतलब ट्रायल तो एक चलेगा ना। अब ये बताएं क्या उस पर ट्रायल एक चलेगा? सजा एक आएगी। अगर उसने एक जगह पे जो भी ऑफेंसेस किए हैं उसका तो ठीक है, जॉइंडर ऑफ चार्ज में आप ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर एक एफआईआर होगी और एक ट्रायल चलेगा। लेकिन अगर उसने एक ऑफेंस, सेम ऑफेंस एक बिल्डिंग में किया है, तो उसके ऊपर दो एफआईआर कटने के बाद, दोनों एफआईआर कटेंगे तो दो सेम ही मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगी, तो दोनों एफआईआर कटने के बाद सेम मजिस्ट्रेट चाहे तो उसका ट्रायल जॉइंटली चलाएगा, एक ही डेट देगा, एक ही पेशी देगा, उसको ट्रायल को जॉइंटली चलाएगा। जॉइंडर ऑफ चार्ज सेक्शन 227 को ज़रा पढ़ें। जब हम जुडिशरी की क्लासेस पढ़ेंगे आगे चल के तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें बहुत ही वाज़ेहतन क्लियर होती रहेंगी। सही है? अब आते हैं किसकी तरफ, आगे कौन सा था? कंप्लेंट क्या होता है, कंप्लेंट केस क्या होता है? एक होता है चालान केस। क्या होता है? एक होता है नॉन चालान केस, एक होता है चालान केस, एक होता है नॉन चालान केस। एफआईआर कटी, इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई 173 की, उसको हम कहते हैं चालान केस, जिसमें पुलिस चालान सबमिट करती है। नॉन चालान केस क्या होता है कि जिसमें 200 सीआरपी 200 सीआरपीसी के तहत आप डायरेक्ट कंप्लेंट पे चले जाते हैं।
मजिस्ट्रेट के पास आपने डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल की 200 अंडर 200 CRPC, आप वो मजिस्ट्रेट के सामने वो मैटर चलाना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं सर पुलिस की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, आप इस मैटर को चलाएं काइंडली। तो वो होता है नॉन चालान के, जिसमें चालान पेश ही नहीं हो रहा तो वो नॉन चालान हो गया। क्लियर है? कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ पता चलेगा? 154 155 CRPC जब ओपन करेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा ऑफेंस कि जो कि हीनियस हो, ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस डायरेक्टली किसी को अरेस्ट कर सके। अब वो कहाँ पता चलेगा? सेकंड शेड्यूल खोलें CRPC का, उसमें ये पता चल जाएगा आपको कि कौन कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल हैं, कौन कौन से नॉन कॉग्निजेबल हैं। ऐसा ही है? ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं इंक्वायरी पे। किस पे आते हैं? इंक्वायरी। मजिस्ट्रेट ट्रायल कंक्लूड, ट्रायल चलाने से हट के कुछ भी करता है, किसी को बुलाता है, कोई रिपोर्ट मंगवाता है, उसको इंक्वायरी कहता है। कहीं खुद जाके विजिट करता है, उसको क्या कहते हैं? इंक्वायरी कहते हैं। हाई कोर्ट मीन्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनी क्रिमिनल कोर्ट इन एनी प्रोविंस, यही डेफिनेशन है हाई कोर्ट की। मीन्स हाईएस्ट कोर्ट ऑफ एनी क्रिमिनल कोर्ट इन सच प्रोविंस दैट वुड बी नोन एज हाई कोर्ट। इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 156 जब ओपन करते हैं तो पता चलता है पुलिस FIR काटने के बाद प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करती है किसी भी मैटर को। जब प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करती है किसी भी मसले को, तो उस मसले को इन्वेस्टिगेट करने को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेशन। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन होता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन क्या कहती है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि कोई भी शख्स जो कि अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 12 या 14 के तहत, उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं। पुलिस स्टेशन मीन्स कि कोई भी जगह जो कि डिक्लेयर की जाए, क्या की जाए? डिक्लेयर की जाए कि वो जगह पुलिस स्टेशन होगी, उसको हम क्या नाम देंगे? पुलिस स्टेशन। ऐसे ही है? ठीक है। अब ये डेफिनेशंस क्लासेस थे, ये चैप्टर 1 था। अब सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 बात करता है PPC की, कि पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर जो भी ऑफेंसेस होंगे उसका सारा का सारा जो ट्रायल है, उसका सारा का सारा जो ट्रायल चलाया जाएगा वो अंडर CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 चलाया जाएगा। सही है। अब सवाल बनेंगे कैसे? अब सवाल ऐसे बनेंगे, एज पर सेक्शन 4 सब क्लास 1, एज पर सेक्शन 4 सब क्लास, चले 2 कर दें, सब क्लास 2, बेलेबल ऑफेंसेस या फिर डेश ऑफेंसेस मीन्स एन ऑफेंस शोन एज बेलेबल इन डेश शेड्यूल, in day schedule in which the bail may be granted is made bailable by any other for a time being in force, non bailable offense, other offenses। अब यहाँ पर सेकंड शेड्यूल, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर सेकंड शेड्यूल तो आपने पढ़ाया ही नहीं है। भाई मैंने आपको सेकंड शेड्यूल नहीं पढ़ाया, मैंने आपको सेकंड शेड्यूल पढ़ने का कहा भी नहीं है। आपने बैरक के अंदर जो लफ्ज़ लिखे हैं उसके अंदर तो सेकंड शेड्यूल लिखा हुआ है ना। अगर बैरक के अंदर कोई बात लिखी हुई है सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट का ऑथ होता है, चीफ मिनिस्टर, जो आपके गवर्नर्स का ऑथ होता है, वो कौन से शेड्यूल में होता है? थर्ड में। क्या थर्ड शेड्यूल पढ़ने का मैंने आपको कहा? मैंने आपको ये कहा कि थर्ड में लिखा हुआ है तो आपने थर्ड याद रखना है। सही है। अगर मैं अपने जहन से ये कह दूं कि फोर्थ शेड्यूल, या मैं आपको ये कह दूं कि बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें बेल मिलती है, इन विच बेल में बी ग्रांटेड और मे नॉट बी ग्रांटेड। अब यहाँ पर कोई और बात लिखी है, यहाँ पर क्या लिखा है? मीन्स एन ऑफेंस शोन एज बेलेबल, जो दिख रहा है बेलेबल। तो आप शोन को भूल गए, आपने मेरी बात याद रखी, तो मेरी बात गलत हो जाएगी, बैरक की बात सही हो जाएगी। लॉ वही है जो किताब में लिखा है। लॉ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, लॉ इज़ ऑल अबाउट डिस्कशन। अगर आप डिस्कस करते हैं, अगर आप किसी के साथ लॉ पे प्रैक्टिस करते हैं, किसी के साथ डिस्कशन करते हैं, तो आप लॉ जल्द ही सीख सकते हैं। सही है। बिलफर्ज आप पढ़ते जाएं, बुक्स को रटते जाएं और किसी के साथ डिस्कस ही ना करें, तो आप लॉ कभी भी नहीं सीख पाएंगे, आप जल्द हो सकता है भूल भी जाएं। तो खैर हमारा ये आज का फर्स्ट लेक्चर था। अब इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने CRPC स्टार्ट किया। अपकमिंग मंडे से, यानी कि सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है, तो मंडे से हम जो है क्या करेंगे, CRPC का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है। अरेस्ट, एस्केप, रीटेकिंग। क्या है? अरेस्ट, एस्केप, रीटेकिंग। इसका मतलब क्या है? कोई शख्स भाग जाए, उसको अरेस्ट पुलिस कैसे करेगी, रीटेक कैसे करेगी, दोबारा से उसको पकड़ेगी कैसे, पकड़ने के बाद भाग गया फिर कैसे पकड़ेगी। क्या पुलिस किसी का एनकाउंटर कर सकती है? नहीं कर सकती। कर सकती है? कर सकती है? नहीं कर सकती। चलें कल डिस्कस करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि हमने
क्या पढ़ना है? जो बैरक के अंदर ला मौजूद है हमने वही पढ़ना है। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल यहाँ तक? पब्लिक प्रोसिक्यूटर